बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ द जुलाई 2026 आज डिस्कस करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और बर्निंग करंट अफेयर जो कि काकरोच जनता पार्टी के हवाले से है, दैट इज इंडियाज एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन फॉलोइंग द काकरोच जनता पार्टी लेड स्टूडेंट प्रोटेस्ट। के काकरोच जनता पार्टी के स्टूडेंट्स ने मुल्क गिर जो है डिजिटल प्रोटेस्ट का आगाज़ किया था और उसके आफ्टर शॉक्स ये थे कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को मजबूरन इस्तीफ़ा देना पड़ा। कौन सी तारीख को? 25 ऑफ जुलाई ये इस्तीफ़ा उनको देना पड़ा 2026 को। अगर इसके पस मंज़र में देखा जाए कि वो रीजंस वकूल में कौन सी थी, एक केस की समाअत हो रही होती है और उस वक्त जो है जो एक जज रिमार्क्स पेश करते हैं, उस जज का नाम क्या है? सूर्यकांत। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि सूर्यकांत वो जज होते हैं जिसमें वो एक नौजवान को मुखातिब होते हैं और एक तनकीद का निशाना बनाते हुए कहते हैं कि यू आर द पैरासाइट्स। पैरासाइट्स भी कहा जाता है स्टूडेंट्स को, पैरासाइट इनको तोफैली कहा जाता है और कॉकरोचेस भी कहा जाता है जी। तो फिर कुछ नौजवान उठते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, ट्विटर, एक्स के ऊपर वो एक मुहिम चला देते हैं, क्यों ना कॉकरोच इकट्ठे हो जाएं। तो उस हवाले से जो कॉकरोच पार्टी बनती है उसका नाम होता है कॉकरोच जनता पार्टी और उसको लीड करने वाली शख्सियत कौन सी होती हैं? अभिजीत दीपक। ये 30 साल नौजवान है, 30 साल नौजवान ये लीड करता है। और इसके भी पस मंजर में ये होता है कि इंडिया में जो एक मेडिकल का टेस्ट होता है और उसका नाम क्या है? नीट एग्जामिनेशन। जो नीट का इम्तिहान होते हैं, नीट के इम्तिहानात, NEET नीट एग्जाम्स एक्चुअली हेल्ड हो रहे होते हैं और वो कब तारीख को हेल्ड होते हैं? 3 मई 2026 को ये मुनक़िद होते हैं। इंडिया के जो नेशनल लेवल पे का जो एक एग्ज़ाम होता है मेडिकल कॉलेज और BDS में एडमिशन के हवाले से, और फिर वहाँ पर पेपर लीकेज का मामला शुरू होता है और उस वक्त जो है नौजवानों की ये टीम उभरती है। तो यूं जो है एक प्रोटेस्ट का आगाज़ होता है। और फिर ये भी देखा जाए कि जो 3 मई 2026 को ये जो टेस्ट होता है, बाद में यही टेस्ट 21 जून को भी हेल्ड होता है, लेकिन फिर भी नौजवान इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते और फिर वो अपना पूरा एक मुल्कगिर एहतजाज शुरू करते हैं। फिर ट्विटर, एक्स के ऊपर जो है उनके अकाउंट्स को बंद कर दिया जाता है और फिर वो दोबारा एक नई पार्टी के नाम से एक नया नाम तजवीज़ करते हैं कि कॉकरोच इज़ बैक। तो ये एक स्लोगन लगाते हैं, कॉकरोच इज बैक। तो दोबारा ये मुहिम शुरू होती है और इसी मुहिम के हवाले से ये 20 जुलाई को इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर, जो इंडियन पार्लियामेंट है, उसकी तरफ ये पेशकदमी करते हैं 20 जुलाई को। और दिल्ली की तरफ ये पेशकदमी करना शुरू करते हैं जंतर मंतर के मकाम पर नौजवानों का बहुत बड़ा एक सैलाब उमड़ कर आता है। और फिर इसी के साथ में ही इंडियन एक्टिविस्ट और इंडिया के बेहतरीन एजुकेशनिस्ट जिनका नाम है सोनम वांगचुक, ये सोनम वांगचुक जो है ये भी हंगर स्ट्राइक पे होते हैं। और इनका हंगर स्ट्राइक कब शुरू होता है? ये 28 जून को ये शुरू होता है 2026 को। ये भी हंगर स्ट्राइक शुरू कर देते हैं और इनका भी वही मेन मुद्दा यही होता है कि जो पेपर लीकेज का मामला है और स्ट्रिक्ट जो है एक्शंस लिए जाएं, रूल ऑफ लॉ को जो है उसकी खसूसी तौर पर पाबंदी की जाए और जो भी इसमें लोग मुलव्वस हैं उनको कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाएं। तो ये भूख हड़ताल पर चले जाते हैं। कब चले जाते हैं? 28 जून 2026 को। ये जो इंडियन एक्टिविस्ट हैं और बेहतरीन एजुकेशनिस्ट हैं और उनका नाम क्या है? सोनम वांगचुक। ये क्या होते हैं? ये भूख हड़ताल पे चले जाते हैं 28 जून से लेकर। इनकी भूख हड़ताल कब तक चली जाती है? ये 23 जुलाई तक चली जाती है। 23 जुलाई तक ये चली जाती है। और फिर बाद में जब 25 जुलाई को ये मामला आता है और प्रोटेस्ट इतना शिद्दत इख्तियार कर जाता है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो इतना ज़्यादा तमाम स्टूडेंट्स को लेकर अपना इम्पैक्ट डालने में कामयाब होते हैं कि मोदी हुकूमत घुटने टेकने में जो है वो अपनी आफियत समझती है। तो यूं इंडिया के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। कब इस्तीफ़ा देते हैं? याद रखिएगा, 25 जुलाई 2026 को वजीफा दे देते हैं। और फिर नए जो एजुकेशन मिनिस्टर उनके बाद आते हैं वो कौन से हैं? प्रहलाद जोशी। याद रखिएगा जी, उनका नाम क्या है? न्यू एजुकेशन मिनिस्टर, उनका नाम क्या है? प्रहलाद जोशी। ये भी 2026-25 जुलाई को ही
दोबारा नए वज़ीर तालीम मुकर्रर होते हैं। तो ओवरऑल अगर इसके सिनेरियो के हवाले से देखा जाए तो पेपर लीकेज का मामला होता है और फिर वो अदालतों में मामला जो है चला जाता है। फिर अदालत की तरफ से जो जज होते हैं सूर्यकांत, उनके जो एक ह्यूमिलेटिंग इंसल्टिंग जो रिमार्क्स होते हैं उसके पसे पर्दा जो है तमाम नौजवान इकट्ठे होते हैं और फिर जब उनको कॉकरोच का एक टाइटल दिया जाता है, पैरासाइट्स तो फैली कहा जाता है, तो फिर नौजवान इकट्ठे होते हैं और ख़ुसूसन जो नौजवान लीड करने वाला होता है वो 30 साल नौजवान अभिजीत दीपक होता है, जो कि कहता है कि क्यों ना तमाम कॉकरोच इकट्ठे हो जाएं, अपने हकों के लिए खड़े हो जाएं। 20 लाख से ज़्यादा नौजवान जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक जो है ये डिजिटल सबसे पहले आगाज़ होता है तमाम नौजवानों के यूनियन के हवाले से और फिर अपने वो मुतालबात मनवाने में भी कामयाब होते हैं। उनके साथ साथ जो इंडियन एजुकेशनिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनका नाम क्या है, सोनम वांगचुक, वो भी क्या होते हैं, स्ट्राइक पे होते हैं, हंगर स्ट्राइक पे होते हैं। इसी वजह से कि नौजवानों का मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर किया जाए और ये तहरीक जो है इतनी ज़ोर पकड़ जाती है कि फिर 25 जुलाई 2026 को इंडिया के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफ़ा जमा करा देते हैं। तो ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के हवाले से और फिर इंडिया में जो नए एजुकेशन मिनिस्टर्स का आना और पुरानों का जाना, तो वो तमाम क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। और अब अगले जो करंट अफेयर है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि अगला इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर दैट इज़ वो हमारे पास है कि व्हेन वर द 2026 आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन जनरल इलेक्शन शेड्यूल्ड। जनरल इलेक्शन को जो शेड्यूल किया जाता है बेसिकली ये 3 फेजेस 3 मरहल में होता है और 3 मरहल में सबसे पहला मरला कब स्टार्ट होता है, वो 27 जुलाई 2026 को यह स्टार्ट होता है। सिक्योरिटी हालात को देखते हुए आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम जो इंतखाबात होते हैं उनको 3 मराहल में लेने का, कंडक्ट करने का फैसला किया जाता है। और फिर इसका जो फर्स्ट फेज़ होता है वो कब स्टार्ट होता है, 27 जुलाई 2026 को स्टार्ट होता है। और इसमें कुल कितनी नशिस्तों का फैसला होना होता है, टोटल 13 सीट्स का जो है फैसला होना होता है। और फिर ये कौन सी डिवीजन में होते हैं इलेक्शन, ये मीरपुर डिवीजन में होते हैं, ये मीरपुर डिवीजन में होते हैं। और अगर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक देखा जाए तो लीडिंग कौन सी पार्टी होती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है 13 में से 9 सीटें लेने में कामयाब होती है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो कितने सीटें ले जाती है, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक वो 9 सीटें लेने में कामयाब होती है, जबकि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो 4 सीटें लेने में कामयाब होती है। और क्या ओवरऑल जो है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी की 4 सीटें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हैं वो कितनी सीटें, वो 9 सीटें हैं। ये जो पहला मरला था जो कि मीरपुर डिवीजन में था। अब जो दूसरा मरला आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस के हवाले से स्टार्ट होगा वो 2 अगस्त को स्टार्ट होगा, याद रखिएगा जी। ये तो पहला मरला था। जो सेकेंड फेज़ है, सेकेंड फेज़ स्टार्ट होगा 2 अगस्त से स्टार्ट होगा, फ्रॉम 2 अगस्त 2026 2 अगस्त 2026 से दूसरा मरला स्टार्ट होगा। और इस दूसरे मरले में मुजफ्फराबाद डिवीजन में इलेक्शंस होंगे। मुजफ्फराबाद डिवीजन, और अब ये देखा जाए कि मुजफ्फराबाद डिवीजन में टोटल कुल कितनी सीट्स के ऊपर कंटेस्ट किया जाएगा, इलेक्शंस हेल्ड किए जाएंगे। उसमें 9 होते हैं और मुहाजिरीन के हवाले से 12 सीटें। यूं जो टोटल सीटों के हवाले से किया जाएगा वो 21 जो है जनरल जो सीटें हैं उसके ऊपर कंटेस्ट किया जाएगा। अब जो थर्ड फेज स्टार्ट होगा, थर्ड फेज पूंछ में स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। जो थर्ड फेज है वो कब स्टार्ट होगा, द थर्ड फेज ऑफ इलेक्शन, द थर्ड फेज ऑफ जनरल इलेक्शन आज़ाद जम्मू कश्मीर में वो कब स्टार्ट होंगे, याद रखिएगा। वो 10 अगस्त से स्टार्ट होंगे 2026। इसमें कौन सी डिवीजन शामिल होगी, इसमें पूंछ डिवीजन शामिल होगी। तो ये जो तीसरा फेज है जनरल इलेक्शन आज़ाद जम्मू कश्मीर का, ये कब स्टार्ट होगा, याद रखिएगा। ये 10 अगस्त से स्टार्ट होगा। और इसमें कुल कितनी सीटों के ऊपर इलेक्शंस हेल्ड किए जाएंगे, 11 सीट्स के ऊपर इलेक्शंस हेल्ड किए जाएंगे। यूं अगर कुल सीट्स देखी जाएं तो उसमें 13 सीटें पहले फेज में, फर्स्ट फेज में 13 सीट्स, सेकंड फेज में 21 और थर्ड फेज में 11 सीट्स होंगी। तो अगर टोटल इनको काउंट किया जाए 45 जो है ये टोटल सीट्स होंगी जिनके ऊपर
इलेक्शंस हेल्ड होंगे। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो जनरल इलेक्शंस है वो कब होते हैं। बेसिकली वो 3 फेज में होता है, याद रखिएगा। सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से जो पहला फेज है वो कौन सा होता है, 27 जुलाई 2026 को होता है। दूसरा फेज 2 अगस्त से, तीसरा फेज 10 अगस्त से होता है। कुल कितनी जो जनरल इलेक्शंस की सीट हैं उस हवाले से ये इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। वो कुल सीट्स की तादाद कितनी है, वो कुल सीट्स की तादाद याद रखिएगा 45 है। और फिर जो पहला फेज होता है वो कौन सी डिवीजन्स के लिए होता है, वो मीरपुर डिवीजन्स के लिए होता है। कुल कितनी सीट्स होती हैं, वो 13 सीट्स होती हैं, जिनका रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। लेकिन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कुल 13 सीटों में से 9 सीटें पाकिस्तान में जो मुस्लिम लीग नून है और 4 सीटें पाकिस्तान पीपल पार्टी को मिली हैं। ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से, करंट अफेयर्स के हवाले से, जो यहाँ पर मैंने तमाम एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो बयान कर दी हैं। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे पास कौन सा है। The next important current affairs that is regarding the FIFA World Cup. Who won the FIFA World Cup 2026? 2026 का FIFA World Cup का ताज किसने अपने सर सजाया था? वो चैंपियंस कौन सी है? वो स्पेन है। याद रखिएगा स्पेन। ये भी पूछा जा सकता है, ये 2 मरतबा FIFA वर्ल्ड कप की चैंपियन रह चुकी है। एक दफ़ा ये 2010 में और अब जो है ये 2026 में जो है इसने ये फीफा वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया है। फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से देखा जाए तो ये फीफा वर्ल्ड कप का कौन सा ये एडिशन था, याद रखिएगा ये फीफा वर्ल्ड कप का 23rd एडिशन था। और इसमें कुल कितनी टीमों ने शिरकत की थी? 48 टीम्स ने शिरकत की थी। और ये जो फीफा वर्ल्ड कप था जिसमें 48 टीम्स ने शिरकत की थी, 23rd ये एडिशन था। और इसमें जो रनर अप टीम है वो कौन सी थी? वो अर्जेंटीना थी, याद रखिएगा जी। रनर अप टीम कौन सी थी? वो अर्जेंटीना थी। और उम्मीद ये की जा रही थी कि अर्जेंटीना ही वर्ल्ड कप जीतेंगे, लेकिन स्पेन ने ही तारीख रकम कर दी कि 2010 के बाद दोबारा उन्होंने टाइटल अपने नाम किया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा एडिशन है? ये 23rd एडिशन है। और फिर ये जो 23rd एडिशन है ये कहाँ पर हेल्ड हुआ था? ये याद रखिएगा USA, मैक्सिको एंड कनाडा, ये 3 कंट्रीज जो हैं वो मिलकर ये हेल्ड करते हैं। और ये जो 3 कंट्रीज हैं ये मिलकर ये फुटबॉल का जो आलमी मेला है उसके ये मेज़बान बनते हैं। और इसी हवाले से ही जो फुटबॉल इस्तेमाल की जाती है उसका नाम क्या है? ट्रायंडा उसका नाम है। उसका नाम है ट्रायंडा। ट्राई का मतलब होता है 3, इसका मतलब ये 3 जो हैं होस्टिंग कंट्रीज हैं। वो कौन कौन से? USA, मैक्सिको एंड कनाडा। और एंडा का मतलब क्या होता है? वेव्स, पुरजोश, जोश से भरा हुआ, जोश। तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो फुटबॉल इस्तेमाल हुई है वो कौन सी फुटबॉल है? ये ट्रायंडा है। और ये ट्रायंडा फुटबॉल मेजली तैयार कहाँ पे हुई है? पाकिस्तान में तैयार हुई है। सियालकोट में फॉरवर्ड स्पोर्ट्स जो थी उन्होंने इसको तैयार किया था। और फिर ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप का अगला एडिशन कब होगा? याद रखिएगा वो 2030 में होगा। नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप, नेक्स्ट जो फीफा वर्ल्ड कप है जो कि 24th एडिशन होगा, क्योंकि ये 23rd है और वो क्या होगा? याद रखिएगा 24th एडिशन होगा। ये 2030 में होगा। और ये वर्ल्ड कप जो है इस हवाले से भी यादगार होगा क्योंकि फुटबॉल की तारीख की 100 साल तकरीबात भी मनाई जाएंगी। 1930 में स्टार्ट होने वाला ये आलमी मेला 2030 में जाकर ये अपनी सेंचुरी मुकम्मल करेगा। तो यूं 100 साल तकरीबात भी मनाई जाएंगी। जो 2030 का जो आलमी फुटबॉल का मेला होगा वो इंतहाई दिलकश और काबिल दीदनी होगा क्योंकि उस वक्त जो है ये 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट जो है ये फुटबॉल का जो आलमी मेला है उसके होस्टिंग कंट्रीज कौन से होंगे? तो याद रखिएगा उसके होस्टिंग कंट्रीज भी 3 होंगे। उसके होस्टिंग कंट्रीज भी याद रखिएगा वो कितने हैं? वो 3 होस्टिंग कंट्रीज हैं। और उन 3 होस्टिंग कंट्रीज का नाम क्या है? याद रखिएगा ये भी पूछा जा सकता है, पुर्तगाल, स्पेन, मोरक्को। पुर्तगाल, स्पेन एंड मोरक्को, ये 3 होस्टिंग कंट्रीज हैं जो कि 2030 का जो आलमी फुटबॉल का मेला है उसकी ये मेज़बानी करेंगे। ये पूछा जा सकता है कि 2030 का जो फुटबॉल का मेला है उसकी मेज़बानी जो है वो कौन करेंगे? वो 3 कंट्रीज पुर्तगाल, स्पेन और मोरक्को करेंगे। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इस जो 23rd एडिशन था इसमें एक नया जो है अवार्ड अनाउंस किया गया था और उसका नाम क्या था? कि फीफा पीस प्राइज़। वो किसको दिया गया था?
डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था। ये पूछा जा सकता है कि ये पहली बार ये हुआ है कि फीफा पीस प्राइज किसको दिया जाता है, ये डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाता है, डोनाल्ड ट्रंप को ही दिया जाता है। और ये 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए हैं कि ये यूएसए के 47th प्रेसिडेंट हैं। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि फीफा का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, ये स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा जी। हेडक्वार्टर ऑफ फीफा ये कहाँ पे है, ये स्विट्जरलैंड में है, ये स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। और फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है, वो है गियानी इन्फेंटिनो, गियानी इन्फेंटिनो, याद रखिएगा जी, गियानी इन्फेंटिनो जो कि सदर हैं फीफा के सदर। और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा, फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं, जो करंट प्रेसिडेंट हैं, जो कि 9th करंट प्रेसिडेंट हैं, याद रखिएगा। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये कौन से नंबर के ये सदर हैं, ये 9th नंबर के ये सदर हैं और इनका नाम क्या है, गियानी इन्फेंटिनो। और ये पूछा जा सकता है कि जो अगला इवेंट है उसमें ये भी कहा गया था कि उसमें नंबर ऑफ मैचेस और नंबर ऑफ टीम्स की तादाद भी बढ़ा दी जाएगी, जो कि 2030 का इंतहाई जो है दिलकश आलमी मेला सजेगा और उसमें टीम्स की तादाद भी बढ़ाई जाएगी, मैचेस की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। ओवरऑल ये पूछा जा सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो एडिशन था ये 23rd एडिशन था, कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था और कुल इसमें मैचेस कितने थे, 104 मैचेस, और टोटल टीम्स कितनी थी, वो 48 टीम्स थी। रनर अप कौन सी थी, अर्जेंटीना थी। विनर कौन सी थी, चैंपियंस कौन थी, वो स्पेन थी, जो कि दूसरी मरतबा आलमी चैंपियन बनने में कामयाब होती है। पहली मरतबा 2010 में और अब 2026 में जो है ये दूसरी मरतबा जो फीफा की चैंपियंस बनने में कामयाब होती है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला जो है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे पास जुलाई के हवाले से कौन सा है। The next important current affairs, that is Nelson Mandela International Day is observed on नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये भी देखा जाए कि ये कब यूनाइटेड नेशंस जो है इसको अडॉप्ट करती है। इट वाज अडॉप्टेड इन 2009 में ये अडॉप्ट किया गया था नेल्सन मंडेला डे, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। और फिर ये देखा जाए कि नेल्सन मंडेला को 1993 में, याद रखिएगा, नोबल पीस प्राइज़ भी दिया जाता है, नोबल पीस प्राइज़ भी दिया जाता है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसकी किताब है, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इट इज़ रिटन बाय नेल्सन मंडेला। ये किसकी लिखी हुई है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किसकी किताब है, ये नेल्सन मंडेला की किताब है, याद रखिएगा जी, नेल्सन मंडेला की ये किताब है जी। और फिर अक्सर औक़ात जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी अपने आप को नेल्सन मंडेला के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक सिंबॉलिक एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं। और उन्होंने, याद रखिएगा, 27 साल जो है वो ज़िंदगी के अपने जेल में गुजारे थे, 27 years he was put behind the bar, put behind the bar। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि 27 साल जो है जो कि उन्होंने सलाखों के पीछे गुजारे थे वो कहाँ पे थे, वो रॉबिन आइलैंड प्रिजन थी, याद रखिएगा जी, रॉबिन आइलैंड प्रिजन, रॉबिन आइलैंड प्रिजन। 1962 में इनको जो है उस वक्त जो है सलाखों के पीछे रखा जाता है और फिर फरवरी 1990 को, याद रखिएगा जी, अप टू फरवरी 1990 इनको कुल 27 साल जो है वो सलाखों के पीछे भुगतना पड़ता है। फिर बाद में दुनिया समझती है कि ये तो एक अजीम इनकलाबी लीडर थे, ख़ासूसी तौर पर साउथ अफ्रीका के, ये पहले से अवाम सदर बनने में कामयाब होते हैं। और उस वक्त जो है ख़ासूसन जो काले और गोरे का फ़र्क रखा गया था तो नेल्सन मंडेला ने यह आकर ख़त्म किया था कि सब इक्वलिटी के लिए हैं और सब के लिए कानून बराबर होना चाहिए, सबको तालीम के मौके भी होनी चाहिए।
ख़ासूसी बच्चों के हवाले से भी। तो इनको इन्हीं खिदमात के अतराफ़ में मुख्तलिफ़ ममालिक ने इनको जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया है। और पाकिस्तान की तरफ से भी नेल्सन मंडेला को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है, 3 अक्टूबर 1992 को पाकिस्तान ने भी दिया था। 3 अक्टूबर 1992 को पाकिस्तान ने दिया था। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है, निशान पाकिस्तान, निशान पाकिस्तान अवार्ड है। पाकिस्तान ने भी इस अवार्ड से जो है नेल्सन मंडेला को दिया था, उनकी अजीम खिदमात के तरफ में, अजीम डेमोक्रेसी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, पीस के हवाले से। तो पाकिस्तान ने भी, पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है? निशान पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने कब दिया था? नेल्सन मंडेला को 3 अक्टूबर 1992 को दिया था। और ये भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल जो है लेनिन प्राइज़ वो रशिया की तरफ से कब दिया गया था? 1990 में दिया गया था, याद रखिएगा जी। इंटरनेशनल रशियन इंटरनेशनल लेनिन प्राइज 1990 को ये रशिया की तरफ से दिया गया, ये पूछा जा सकता है। सो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? उनकी तारीख पैदाइश के हवाले से 18 जुलाई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और फिर यहाँ पर नेल्सन मंडेला की खास कोटेशन भी है कि इट इज़ इन योर हैंड्स टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड फॉर ऑल हु लिव इन इट, कि इस दुनिया में जो भी लोग रहते हैं उनके लिए आप एक अच्छी दुनिया और बेहतरीन दुनिया कायम कर सकते हो। नेल्सन मंडेला की अजीम खिदमात के तरफ में यूनाइटेड नेशंस ने नहीं, पाकिस्तान ने भी, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ने भी हाईएस्ट ऑनरेरी अवार्ड्स जो हैं इनको दिए हैं। और दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियात में से और इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ में से इनका नाम जाना जाता है, जिन्होंने तारीख़ जो है वो एक सुनहरे बाब में रकम की है। और ख़ासूसी तौर पर इन्होंने उस इम्तियाज़ को ख़त्म किया है, सिनफी इम्तियाज़ को ख़त्म किया है, कलर इम्तियाज़ को ख़त्म किया है, डिस्क्रिमिनेशन को जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। तो यूँ इनकी अजीम खिदमात को दुनिया हमेशा हमेशा याद रखेगी, और ख़ासूसी तौर पर इंटरनेशनल डे के हवाले से। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस की तरफ से सबसे पहले जो है ये ऐलान किया गया था कि 2009 में कि आइंदा हर साल जो है 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे ही सेलिब्रेट किया जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास करंट अफेयर्स के हवाले से कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेयर वाज द 2026 NATO समिट। बेसिकली ये एक फौजी समिट है। ये कहाँ पे होता है? ये तुर्किया में 7 से 8 जुलाई 2026 में ये होता है। Who became the Prime Minister of United Kingdom on 20th of July 2026 and a बरहम उसका सही जवाब है। और फिर अगला सवाल हमारे पास है, मलाला डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। मलाला डे हर साल कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को मनाया जाता है। 12 जुलाई को इनका यौम पैदाइश होता है। और मलाला यूसुफजई के हवाले से ये भी सवाल बन सकता है कि इनको नोबल पीस प्राइज़ कब मिलता है? याद रखिएगा, मलाला यूसुफजई को नोबल प्राइज़ किस कैटेगरी में? ये पीस की कैटेगरी में कब मिलता है इनको? 2014 में मिलता है। 17 साल की उम्र में इनको ये नोबल प्राइज़ मिलता है। ओवरऑल ये देखा जाए कि पाकिस्तान की तरफ से ये दूसरी पर्सनैलिटी होती हैं कि जिनको नोबल प्राइज़ मिलता है, लेकिन पीस में ये पहली पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि इससे पहले जो है डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को फ़िज़िक्स की कैटेगरी में जो है नोबल प्राइज़ दिया गया था। और ये दूसरी हस्ती हैं पाकिस्तान में जिनको पीस प्राइज़, नोबल पीस प्राइज़ दिया जाता है। और पख्तून की तरफ से ये पहली पख्तून थी, क्योंकि इन्होंने जो है सवात और अपने इलाके में एजुकेशन के हवाले से और ख़ासूसी तौर पर बच्चों की तालीम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की थी, तो जिसको दुनिया ने भी सराहा था। और उनकी अजीम तालीमी खिदमात को और अमन के हवाले से खिदमात को दुनिया ने सराहते हुए इनको नोबल पीस प्राइज़ दिया था। कब दिया था? 2014 में दिया था। उसके बाद है कि अब्दुल सत्तार एदी डाइड ऑन 8 जुलाई 2016 को बाबाए खिदमत अब्दुल सत्तार एदी साहब इंतकाल फरमा जाते हैं। बाबाए खिदमत अब्दुल सत्तार एदी साहब कि दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो रिफाही एम्बुलेंस बनाने में कामयाब होते हैं। और उनका मिशन जो था कि इंसानियत की खिदमत करना था, और उनके नज़दीक इंसानियत का कोई भी मज़हब नहीं होता। और इसीलिए बिला तफरीक उन्होंने तमाम जो है मुआशरे के मज़लूम तबकों की, ख़ुसूसी तौर पर उन बच्चियों की और ओल्ड हाउसेस के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये बाबाए खिदमत भी हैं।
अगला सवाल हमारे पास है कि वेयर डिड द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स ओपन, ये कहाँ पे हुई? ये स्कॉटलैंड में 23 जुलाई 2026 में हुई थी। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज हाउ मेनी टीम्स एंड मैचेस वर इंक्लूडेड इन द 2026 फीफा वर्ल्ड कप। उसमें 48 टीम्स थी, मैचेस कितने थे? 104 मैचेस उसमें टोटल थे, याद रखिएगा जी। सोनम वांचूक, जुलाई 2026 हंगर स्ट्राइक वाज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट, और इन्होंने जो हंगर स्ट्राइक की थी, भूख हड़ताल का आगाज किया था, तो वो किस पार्टी के साथ था? काकरोच जनता पार्टी के साथ था। और फिर ये इंडिया के जो है अजीम एजुकेशनिस्ट भी हैं, एजुकेशनिस्ट एक्टिविस्ट भी हैं, एजुकेशनिस्ट एक्टिविस्ट, इन्होंने 28 जून 2026 को जो है वो हंगर स्ट्राइक की थी, इसका आगाज किया था, और 23 जुलाई को जो है ये एंड हुई थी, 23 जुलाई को ये एंड हुई थी, और इनको 18 जुलाई 2026 को अस्पताल दाखिल कराया जाता है। और फिर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इनका वज़न इंतहाई कम हो गया था, 9 किलोग्राम से भी ज़्यादा इनका वज़न जो है कम हो गया था। लेकिन जब इनको अश्योरिटी दी गई थी काकरोच जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, जो नौजवान सदर थे, 30 साल नौजवान, उनकी तरफ से, तो फिर इन्होंने अपनी जो हंगर स्ट्राइक थी उसको भी बाकायदा तौर पर ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया था। और यूँ ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इन्होंने किस पार्टी के साथ मिलकर जो है वो इल्हाक किया था और किस वजह से किया था, क्योंकि इंडियंस का जो एक सबसे बड़ा MBBS और दूसरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के हवाले से जो नीट एग्जामिनेशन था, उसमें बेपनाह करप्शन हुई थी और उसमें जो पेपर लीकेज का मामला भी आया था। तो यूँ जो एक इंडियन एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले जो है स्ट्राइक की थी, उसके बाद नौजवानों ने भी मिलकर उनका साथ दिया था और उनको इनका रिजल्ट्स भी मिला था। हु बिकेम द यूके's चांसलर ऑफ एक्शगर अंडर एंडी बर्मन, सो कौन से थे वो? जॉन हेनली उनका सही जवाब है। उसके बाद हु बिकेम द यूके's फॉरेन सेक्रेटरी अंडर एंडी बर्मन, उनका सही जवाब क्या है? वो मिलीबैंड उनका सही जवाब है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज which country assumed the presidency of the Council of European Union on 1st of July 2026? उनका नाम क्या है? आयरलैंड वो कंट्री है जो कि प्रेसिडेंसी लेता है काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन की 1st of July को, आयरलैंड उसका सही जवाब है। Where was the 59th ASEAN Foreign Ministers meeting held in? वो कहाँ पे होती है? फिलीपींस में होती है। 21 जुलाई 2026 को ये मीटिंग होती है। और उसके बाद है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ 59th एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, उसका थीम क्या था, एजेंडा क्या था? नेविगेटिंग और फ्यूचर टुगेदर, उसका ये थीमेटिक एरिया था जो कि 59th जो है वो मीटिंग थी फॉरेन मिनिस्टर्स की। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ होप इज ऑब्जर्व्ड ऑन 12 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से देखा जाए तो दो तरह के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। एक को हम नाम देते हैं कि ऑप्टिमिस्ट या ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिस्ट वो होता है जो उम्मीद का पहलू देखता है, जो उम्मीद का पहलू देखता है, और जो पेसिमिस्ट होता है वो नाउमीदी का पहलू देखता है जी। पेसिमिस्ट क्या है? ये नाउमीदी का पहलू देखते हैं। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से, इंग्लिश के हवाले से पूछे जा सकते हैं ऑप्टिमिस्ट और ऑप्टिमिज्म, पेसिमिस्ट या पेसिमिज्म। तो उम्मीद के हवाले से, होप के हवाले से कि घबराना नहीं है, बिल्कुल ठीक है कि मायूसी जो है, नाउमीदी जो है, कुफ्र है। तो होप के हवाले से इंटरनेशनल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है? 12 जुलाई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज वाटर मेजर एनिवर्सरी यूनाइटेड स्टेट्स सेलिब्रेट्स ऑन 4 जुलाई 2026 को यूनाइटेड नेशंस में, ये यूएसए के अंदर 250th एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, योम आज़ादी जो अमेरिका का है वो 4 जुलाई 2026 को मनाया जाता है। 250वां जो है योम आज़ादी जो है ये मनाया गया था। उसके बाद है कि व्हेन वाज द 2026 यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड ऑन, ये 7 से 15 जुलाई 2026 को ये मुनक़िद किए गए थे। उसके बाद है कि वेयर एंड व्हेन वाज 7th AI फॉर गुड ग्लोबल समिट हेल्ड इन, ये कहाँ पे होते हैं? ये स्विट्जरलैंड में होते हैं। 7 से लेकर 10 जुलाई को होता है। और रिसेंटली हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा था कि यूनिवर्सिटी लेवल पर हर सूरत जो है AI कोर्सेस लाजमी सब्जेक्ट के तौर पर वो
पढ़ाए जाने चाहिए। HEC की तरफ से पाकिस्तान ने भी रिसेंटली जो है अपने करिकुलम में एक तरह की तब्दीली भी की है। उसके बाद है कि वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, ये 6 जुलाई को हर साल वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज विच कुवैत फॉरेन मिनिस्टर्स, कुवैत के कौन से फॉरेन मिनिस्टर ने विजिटेड पाकिस्तान ऑन 29 जुलाई 2026 को शेख जराह जाबिर अल अहमद अस-सबा जो है ये कुवैत के वज़ीर ख़ारजा हैं, जो कि रिसेंटली पाकिस्तान का दौरा करते हैं। कब दौरा करते हैं? 28 से 29 जुलाई ये 2 रोज़ा दौरा होता है और वो पाकिस्तान का ये दौरा करते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया था? हर साल 11 जुलाई को ये ऑब्जर्व किया जाता है। और फिर उसका थीम क्या था कि रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पायरेंट्स ऑफ यंग पीपल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर, ये उसका थीम था। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15 जुलाई को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। और बात का ये सवाल पूछा जाता है कि सॉफ्ट स्किल्स से क्या मुराद है? द सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स तो वो होती हैं कि जो नजर आने वाली स्किल्स होती हैं, जैसे कोई आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है, तो वो क्या है, वो हार्ड स्किल्स होती हैं। बट सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? जो कि एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, लाइक द टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, सेम इज द केस द लीडरशिप स्किल्स, ये सारी जो हैं लीडरशिप स्किल्स, द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, और इसी तरह से कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, द टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, ये सारी की सारी कौन सी स्किल्स हैं? इनको नाम दिया जाता है कि ये सॉफ्ट स्किल्स की कैटेगरी में आते हैं, याद रखिएगा जी। और उसी हवाले से कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे का, जो 2026 का थीम क्या था कि स्किल्स फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, उसका ये 2026 का थीम है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज वेयर एंड व्हेन वाज 2026 फीफा वर्ल्ड कप? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन द गोल्डन बॉल? Next question is where and when was 2026 FIFA World Cup final played? फीफा वर्ल्ड कप का जो फाइनल था ये कब खेला गया था? ये 19 जुलाई 2026 को ये खेला गया था। और इसका फाइनल कहाँ पे मुनक़िद होता है? न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम, यूनाइटेड स्टेट्स में ये फाइनल होता है। स्पेन जिसमें विनर अप होता है और अर्जेंटीना जो है वो रनर अप होता है। उसके बाद हाउ मैनी फीफा वर्ल्ड कप टाइटल्स है स्पेन वन? उसने 2 जो है टाइटल अपने नाम किए हैं, एक 2010 में, दूसरा रिसेंटली 2026 में। और हो सकता है कि जो 2030 का वर्ल्ड कप है वो भी जो फातिर टीम है वो टाइटल अपने नाम करने में कामयाब होती है या नहीं होती। बरकैफ ये कहना कुछ जो है वो काबिल वक्त ही होगा। उसके बाद हु स्कोर्ड द विनिंग गोल? सिर्फ एक ही विनिंग गोल जो डिसीसिव गोल है, डिसीजन गोल्स है 2026 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में, ये किसने किया था? ये फैरन टोरेस ने ही किया था, याद रखिएगा। और विच कंट्री फिनिश द थर्ड? तीसरे नंबर पे कौन सी टीम थी? वो इंग्लैंड थी। रनर अप कौन सी थी? वो अर्जेंटीना थी। विनर कौन सी थी? स्पेन थी, याद रखिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ विजिटेड ईरान एंड तुर्किया कब विजिट किया था? 3 से 5 जुलाई 2026 को ये दौरा किया था। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी पेड एन ऑफिशियल विजिट टू, वो कहाँ विजिट किया था? वो किर्गिज रिपब्लिक में विजिट किया था, याद रखिएगा जी। उसके अंदर पाकिस्तान साइंड द एग्रीमेंट एस्टैब्लिशिंग द वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एक्रोनिम है WAICO, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये और इसको इंग्लिश में कहा जाता है, ये एक्रोनिम है, याद रखिएगा जी। और एक्रोनिम मीन्स द एब्रीवेटेड वर्ड्स, जो एक आम लफ्ज होता है उसकी बजाय कंप्लीट वर्ड के बजाय मुखफ़फ़ लफ्ज लिखे जाते हैं। और ये कहाँ पर जो है जिसको साइन कहाँ पर किए जाते हैं? WAICO एग्रीमेंट वाज साइंड इन शंघाई चाइना के अंदर ये साइन किए जाते हैं, याद रखिएगा जी। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज
कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर विजिटेड पाकिस्तान ऑन 20 जुलाई, 20 जुलाई को कैनेडियन के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कौन से हैं? अनीता आनंद हैं, जो कि विजिट करते हैं, सरकारी दौरा करते हैं। Who represented Pakistan at the 33rd ASEAN Regional Foreign Ministerial Meeting in Manila? वो कौन से होते हैं? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड द फॉरेन मिनिस्टर सेनेटर भी हैं इसहाक डार, क्योंकि इनके पास डुअल जो है ये ओहदे हैं, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी काम कर सकते हैं और दूसरा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं इसहाक डार साहब। उसके बाद पाकिस्तान हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एशियन रीजनल फोरम सिंस 2004 से पाकिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। वर्ल्ड चेस डे एंड इंटरनेशनल मून डे, ये दोनों कब ऑब्जर्व किए जाते हैं? चंदा मामू का दिन, ये भी 20 जुलाई को ही ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ जुडिशियल वेलबीइंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25 जुलाई जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 जुलाई को। हेपेटाइटिस डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है और हेपेटाइटिस के हवाले से ये भी सवाल पूछा जा सकता है, ये कौन से बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है? याद रखिएगा, ये लिवर को अफेक्ट करता है, ये जिगर को ये अफेक्ट करता है। और इसमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी जो है इसके काइंड्स भी हैं और इसमें मोस्ट ऑर्गन जो है कौन सा अफेक्ट होता है? वो लिवर ही अफेक्ट होता है, याद रखिएगा जी। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2026? उसका थीम क्या था? हेपेटाइटिस, लेट्स ब्रेक इट डाउन, इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए, इसको तोड़ दिया जाए, तो ये उसका थीम था। विच कंट्री डिड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ विजिट ऑन 13 जुलाई? वो कतर का विजिट किया था। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 13 जुलाई को किस मुल्क का जो सरकारी दौरा किया था? वो कतर का सरकारी दौरा किया था जी। विच कंट्री सर्व्ड एज एशियन चेयर? सदारत किसने की थी? वो फिलिपाइंस ने इसकी सदारत की थी। उसके बाद देखिए, विच टीम डिड स्पेन डिफीट इन द फीफा वर्ल्ड कप? अर्जेंटीना को ही उन्होंने शिकस्त दी थी स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो कि 23rd एडिशन था फीफा का। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज व्हाट डिक्लेरेशन वाज इश्यूड नेटो लीडर्स एट द नेटो समिट 2026? कौन सा जो डिक्लेरेशन है वो जारी किया गया था? वो ये था, उसका नाम क्या था? अंकारा समिट डिक्लेरेशन उसका नाम है। उसके बाद कि which Croatian's foreign minister officially visited Pakistan 9 जुलाई 2026? वो कौन से हैं? डॉक्टर गॉर्डन ग्रिलिक रेडमैन है उसका सही जवाब। उसके बाद देखिए, वेयर वाज द जुलाई 2026 मीटिंग ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हेल्ड इन? ये कहाँ पे होती है? किर्गिज रिपब्लिक में 24 जुलाई 2026 को ये हेल्ड की जाती है।